अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। गुज़श्ता कई दिनों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिनका चंद दिन पहले इंतमाम हुआ है और जो उनके मुख्तलिफ धड़े थे वो इकट्ठे हुए हैं वापस, और वो वापस आ गए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में, MKM पाकिस्तान में। सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो पहले MKM का हिस्सा थे लेकिन बाद में अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी पाक सरजमीन पार्टी PSP के नाम से बनाई। और फ़ारूक सत्तार जो हैं वो भी 2018 के इलेक्शन के बाद से अलग अपना एक ग्रुप चला रहे थे और वो MKM बहाली कमेटी के नाम से अपनी सरगर्मियाँ कर रहे थे। और इन्होंने मुख्तलिफ इंतखाबात भी लड़े अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और MKM जो इकट्ठी हुई तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए कराची में, उसमें MKM को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई तहरीक इंसाफ के हाथों, और MKM जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाई। इसके बावजूद कि टर्न आउट बहुत कम था, एक इलेक्शन में 8.9% के करीब टर्न आउट था, एक इलेक्शन में 11% था, एक में जो है वो 13% था, जिसमें इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार थे। वहाँ भी सिर्फ 13% लोगों ने वोट डालने की जहमत गवारा की। लेकिन इसके बावजूद MKM का जो वोट बैंक था वो बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हुआ। और अब MKM को ये लग रहा था कि अगर वो ये बाकी ग्रुप्स को इकट्ठा नहीं करते, साथ नहीं मिलाते, तो उनका वोट बैंक इस हद तक गिर गया है कि अगले इंतखाबात में कराची में उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, और वो शायद उतनी नशिस्तें भी ना ले पाएँ जितनी कि वो 2018 के इंतखाबात में लेने में कामयाब हो गए थे। मतलब हैदराबाद शहर की दोनों नशिस्तें MKM ले गई थी और कराची से भी उनको 4 नशिस्तें मिल गई थी। तो अब उनको ये लग रहा था कि शायद ये भी उनको ना मिलें। जो इस वक्त हालात हैं, बहुत पतले हालात थे MKM के, तो ये इकट्ठे हो गए। इसी दौरान जो है वो कराची और हैदराबाद में 2 दफ़ा जो मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात थे वो इल्तवा का शिकार हुए, मुलतवी हुए। पहले कराची में शदीद बारिशों की वजह से, और उसके बाद सिंध में जो सैलाब ने तबाही मचाई उसकी वजह से, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और हाई कोर्ट के कहने पे दोबारा से सिंध हाई कोर्ट के कहने पे दोबारा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तारीख का ऐलान किया, और 15 जनवरी को यानी कल इंतखाबात, यानी आज जो है वो ज़ाहिर अब रात के 12 बज गए हैं, तो 15 जनवरी बरोज़ इतवार को कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न के अंदर जो है वो इंतखाबात का, मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात का ऐलान किया। गुज़श्ता 2-3 दिनों से MKM जो है जब ये इकट्ठी हुई, यूनिफिकेशन हुई दोबारा और ये सारे ग्रुप्स इकट्ठे हुए, तो MKM ने बहुत शिद्दत के साथ ये मुतालबा दोहराना शुरू किया कि कराची की जो इंतखाबात है उसको फिर मुलतवी किया जाए और नई हल्का बंदियाँ करवा के, क्योंकि जो महाजर आबादी है उसके जो हल्के हैं उनको बड़ा कर दिया गया है। कोई हल्का 70,000 वोटों का, कोई 80,000, कोई 90,000, जबकि जहाँ महाजरों के वोटर्स की अक्सरियत नहीं है वहाँ 25,000, 30,000, 40,000 तक जो है वो यूनियन काउंसिल जो है वो बनाई गई है, उसके हल्के बनाए गए हैं। तो जो MKM के स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो MKM समझती है कि उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, तो वहाँ पे जो है सीटों की तादाद कम है, और जहाँ पे MKM मजबूत नहीं है, जहाँ पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के जीतने के इम्कान भी हैं, तो वहाँ पे जो आबादी कम है और सीटें ज़्यादा। तो ये MKM का मौक़िफ़ था, और गुज़श्ता 3 दिन पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारी रेड लाइन है, हम ये क्रॉस नहीं करने देंगे, और धमकी दी कि हम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। और MKM के दबाव के तहत फिर सिंध हुकूमत ने पहले नोटिफिकेशन किया, सिंध लोकल गवर्नमेंट जो का कानून है एक्ट, उसके तहत, उसकी जो शिक है 10 है उसके तहत, कि जी हमने जो कराची में हल्का बंदियाँ की थी हम ये नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। और वो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया डेट आगे बढ़ाने से, और कहा कि हम पहले ही 2 दफ़ा बढ़ा चुके, अब इलेक्शन जो है वो 15 को ही होंगे। उसके बाद सिंध हुकूमत ने अमन अमान की सूरत की को बुनियाद बना के दोबारा ख़त लिखा कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ, क्योंकि MKM मुसलसल धमकी दे रही थी। तो उसके बाद भी जब वो ख़त मिला तो इलेक्शन कमीशन ने फिर इजलास बुलाया आज, और इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया कि इंतखाबात जो हैं वो
15 जनवरी बरोज़ इतवार को होंगे और तमाम पार्टियां और तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो बैलेट पेपर्स हैं और बाकी सामान है वो सारा तफसील कर दिया गया है पोलिंग स्टेशन के ऊपर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वो दे दिया गया है, पोलिंग के स्टाफ को। आज वो सारा दिन जो है ये अमल मुकम्मल हो गया। अब कल जो है वो पोलिंग होगी। एमकेएम ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कि वो बाइकआउट करेंगे या क्या करेंगे, वो एहतजाज करेंगे। अभी तक तो इस तरह का कोई ऐलान नहीं आया। लेकिन ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एमकेएम को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो हुकूमत से अलग होने तक की जो धमकी है वो दे दी, बल्कि अपनी जो पुरानी एमकेएम की जो अल्ताफ हुसैन साहब जब बानी एमकेएम जब कायद होते थे और उनके हुक्म पे कराची बंद हो जाया करता था 2 मिनट में, तो वो रवायत दोहराने की भी कोशिश की और बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की और कहा कि हम देखेंगे कौन इलेक्शन कराता है और फिर कैसे इलेक्शन होंगे डिलिमिटेशन के बगैर। ये बराह रास्त धमकी थी कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन एमकेएम को भी अच्छी तरह पता है कि ये वो एमकेएम तो नहीं है जिसकी क़यादत अल्ताफ हुसैन के पास थी और जहाँ पे बोरी बंद लाशें और धमकियाँ और कत्लो गारत और जो है वो तशद्दुद के ज़ोर के ऊपर लोगों को डराया जाता था, लोगों को हाँका जाता था, वो दौर तो नहीं है ना एमकेएम की उस तरह की सूरत हाल है। तो लेकिन गीदड़ भभकियाँ खूब एमकेएम ने दी और उसके बाद अभी तक तो खामोशी है। अब देखते हैं कल एमकेएम क्या रिएक्ट करती है। लेकिन एमकेएम इलेक्शन से इसलिए भाग रही है क्योंकि इन हल्का बंदियों पे पीटीआई ने भी इतराज़ किया, जमात इस्लामी ने भी किया और इतराज़ की वजह ये थी कि ये जो उर्दू स्पीकिंग के इलाके हैं उन वहाँ पे जो हल्के हैं वो बड़े बनाए गए हैं। लेकिन उन्होंने इलेक्शन से भागने की कोशिश नहीं की और एमकेएम जिनके पास टाइम था, जब आखिरी दफ़ा ये हुआ था तो ये उस वक्त हुकूमत को कहते हैं कि जी अब आपके पास टाइम है, सिंध हुकूमत को हम अलग हो जाएंगे अगर आपने फौरी तौर पे ये जो हल्का बंदी है इनको तब्दील ना किया। लेकिन एमकेएम बैठी रही, अदालतों में जाती रही और सिंध हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हुई, इलेक्शन कमीशन से बार बार मुस्तरद हुई। लेकिन एमकेएम ने ये वाली तड़ी नहीं लगाई, ये वाली धमकी नहीं दी कि हम फिर जो है वो हुकूमत छोड़ देंगे। ये अब क्यों लगाई? जब यकीन हो गया एमकेएम को कि इलेक्शन हो रहे हैं 15 जनवरी बरोज़ इतवार कराची और हैदराबाद की डिवीज़न के अंदर और एमकेएम हार रही है इलेक्शन। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि हम हार रहे हैं और जो हमारा इंतमाम हुआ ये बहुत देर से हुआ है, अब जो पीएसपी के कैंडिडेट्स हैं वो अलग खड़े हैं, फ़रूख सत्तार साहब के कैंडिडेट्स अलग खड़े हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो हैं वो अलग खड़े हैं। अब एमकेएम के सामने 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि वो वफाकी हुकूमत से अलग हो जाए और वफाकी हुकूमत को गिरने दे। उसके नतीजे में ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद एतमाद का वोट ना ले सकें और फिर जो है वो दोबारा इलेक्शन होगा प्राइम मिनिस्टर का। पहले राउंड में शायद कोई ना ले सके और उसके बाद दूसरे राउंड में जो है शहबाज शरीफ साहब जो है एक आध वोट कम लेके भी प्राइम मिनिस्टर दोबारा मुंतखब हो जाए। और इस सूरत में एमकेएम को क्या हासिल होगा अगर वो हुकूमत गिरा देती है? तो तहरीक इंसाफ की मदद करेगी एक तरह से, और वो अगर मदद करते हैं तहरीक इंसाफ की तो तहरीक इंसाफ उनको क्या दे सकती है कराची में। दूसरी तरफ ये है कि वो दबाव डाल के धमकी दे के ये कोशिश करें कि बाद में जब इलेक्शन हो जाएं तो वो कोशिश करें या वो मजबूर करें पीपल्स पार्टी को कि वो अपना मेयर लाने की बजाय एमकेएम के साथ इत्तेहाद करे मेयर के इलेक्शन में और एमकेएम का मेयर बनवा दे और पॉलिटिकल बार्गेनिंग करे। इसलिए शायद एमकेएम जो है वो बाइकआउट की तरफ नहीं गई कि हो सकता है हम कुछ सीटें जीत लें तो वहाँ अगर हमें कुछ सीटें मिल जाती हैं तो बाद में हम फिर दबाव डालें हुकूमत पे और बार्गेन करने की कोशिश करें शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान और इनको डाल के बीच में पीडीएम के कायदीन को। तो ये एमकेएम की बेसिक स्ट्रेटजी थी जो कि नाकाम हो गई और एमकेएम भाग सिर्फ इसीलिए रही है कि एमकेएम को ये लगता है कि ये इलेक्शन वो नहीं जीत पाएंगे, उनको टफ टाइम मिलेगा। जो नॉन महाजर एरियाज़ हैं कराची के, मलीर और पोर्ट कासम और इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से टफ टाइम मिलेगा। पीपल्स पार्टी वहाँ से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। जो उर्दू स्पीकिंग के इलाके हैं वहाँ से जमात इस्लामी और पीटीआई की तरफ से टफ टाइम मिलेगा और हो सकता है कि जमात इस्लामी और पीटीआई जो है वो एमकेएम से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो हासिल कर लें। उस बात का इम्कान भी है कि अगर पीटीआई और जेआई काबिल कदर जो है वो अच्छी खासी सीटें जीत जाते हैं तो फिर ये अलाइंस कर लें दोनों आपस में मेयर के ऊपर और एक का मेयर दूसरे का डिप्टी मेयर आ जाए। तो ये कैफियत है। इस वजह से एमकेएम जो है वो बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार हुई, परेशान हुए
اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کام کرتے رہے جب الطاف حسین صاحب بھی کرتے تھے. وہ جب بھی حکومت کا کسی کا حصہ ہوتے تھے تو ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے کے بعد ان کو یاد آ جاتا تھا کہ ہمارا فلاں مطالبہ نہیں مانا, اور پھر وہ لندن سے خطاب کرتے تھے ٹیلی فون کے اوپر, اور پھر وہ آخر میں اعلان کر دیتے تھے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں. پھر جو ہے وہ وفاقی وزراء بھاگے آتے تھے, بات کرتے تھے, 9-0 آگے حاضری دیتے تھے, منت اللہ کرتے تھے, اور پھر الطاف حسین صاحب مان جاتے تھے, کہتے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, معافی تلافی کرتے ہیں, پھر دوبارہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ مشرف کے ساتھ جب وہ تھے, جنرل مشرف کے ساتھ ان کی حکومت میں, تب بھی یہی کرتے تھے. جب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تب بھی یہی کرتے تھے. تو یہ ایم کیو ایم کا یہ وتیرہ رہا ہے, یہ ایم کیو ایم کی سیاست کا حصہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں مختلف طریقوں سے تاکہ وہ اپنے کچھ نہ کچھ مطالبہ جو ہیں وہ منوا لیں. تو ظاہر ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, 2 وفاقی وزارتیں ان کے پاس, ایک معاون خصوصی ہیں, گورنر بھی اس وقت سندھ میں ان کا ہے. تو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایم کیو ایم یہ سارا کچھ چھوڑ دے اور پھر اس کو اگلے الیکشن میں یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ ہمیں ملے گا بھی کچھ نہیں. ہو سکتا ہے ایم کیو ایم جو ہے بری طرح سے اگلا الیکشن ہار جائے, تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے ان کا مقابلہ کرے اور دوسری طرف وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی دشمنی والا معاملہ جو ہے وہ اختیار کر لے. تو اس لیے جو ایم کیو ایم کا ساری یہ تگ و دو تھی, دھمکیاں تھی, بلیک میلنگ تھی, یہ دراصل اس لیے تھی کہ کسی طریقے سے اگر ہو سکتا ہے یہ الیکشن ملتوی ہو جائے اور ایم کیو ایم اکٹھی ہونے کے بعد ان کو کچھ ٹائم مل جائے کہ وہ اپنی قوتوں کو, اپنے ورکرز کو جو ہے وہ متحرک کر سکیں, اکٹھا کر سکیں, اور پھر مشترکہ پینل بنا کے الیکشن لڑ کے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں آ سکیں. لیکن یہ تمام حربے جو ہیں وہ ناکام ہوئے, اور کل کراچی اور حیدرآباد میں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ بلاخر ہونے جا رہے ہیں کافی عرصے کے بعد, ڈیلے کے بعد. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرامن الیکشن ہو, لوگ باہر نکلیں اور بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ اس کا استعمال کریں. کل الیکشن کے نتائج کے حوالے سے بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.